वेलकम बैक अगेन गाइस। तो इस वीडियो में मैं ओसान लव सीरीज के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बॉस सबको बताते हैं सब आउटिंग पर जाएंगे और हैंक तुरंत सवाल पूछता है कि क्या मैं मॉ के साथ सो सकता हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। हैंक की बातें सुनकर मॉ तुरंत उसे बोलता है कि मैं किसी के साथ भी रूम शेयर कर सकता हूँ बट तुम्हारे साथ नहीं। और बॉस भी हैंक की बातें सुनकर गुस्से में पागल हो जाते हैं। उसे बोलते हैं कि हैंक तुम किसी के साथ भी रूम शेयर नहीं कर सकते एक्सेप्ट, लेकिन वो अपनी जुबान को फिसलने से संभाल लेते हैं और चीट निकालकर रूममेट चुनने को कहते हैं। सब चीट निकालते हैं और बेचारा हैंक फंस जाता है बॉस के साथ। बॉस तो काफी खुश हो जाते हैं पर वो अपनी बेटी को नहीं बताते कि वो हैंक के साथ रुके हैं। हैंक तुरंत मॉ के रूम का दरवाजा नॉक करता है ताकि मॉ उसे अंदर आने दे। वो उसे 10 के साथ स्विच करने को बोलता है पर मॉ उसके मुंह पर गेट बंद करके चला जाता है और बॉस बिना देरी के उसे वापस अपने रूम में लेकर जाते हैं। इसके बाद सब आउटिंग में एक्टिविटीज करते हैं। मियो और 10 होस्ट बने हुए थे। वो सबको गेम के बारे में बताते हैं कि वो लोग क्या गेम और कैसे खेलेंगे। सबसे पहले एक दूसरे को जानने वाला गेम। किसी को भी स्टेज में जाकर दूसरे की एक्टिंग करनी थी और सब उसे गेस करते। बॉस म्यू की एक्टिंग करता है, न्यू ईयर हैंक की एक्टिंग करता है और हैंक मॉ की एक्टिंग करता है। इसके बाद पेयर में गेम होते हैं। हैंक और मॉ को अपने पार्टनर को सेल करने थे और सेल क्या करना, वो दोनों तो स्टेज पर ही झगड़े शुरू कर देते हैं। सब उन्हें शांत करवाते हैं और फिर अंधा और गूंगा बनकर उन्हें गेम खेलने के लिए कहा जाता है। हैंक अंधा बन जाता है और मॉ गूंगा और दोनों को एक दूसरे की मदद से एक ब्लू बॉल ढूंढने थे, लेकिन दोनों में कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा था। हैंक उससे बोलता है कि मॉ, जब तुमने कहा कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं बनना चाहते तो क्या तुम सच बोल रहे थे? आखिर गलती क्या है मेरी कि मैं तुमसे खाना बनवाता हूँ, बर्तन धुलवाता हूँ या बाथरूम गंदे छोड़ देता हूँ? लेकिन मॉ उसे चाटे पे चाटे लगाता है और धक्का देकर गिरा देता है और बाय मिस्टेक वो ब्लू बॉल हैंक के हाथ में आ जाते हैं। वो दोनों गेम जीत जाते हैं लेकिन मॉ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो पानी पीने आता है तो देखता है हैंक और बॉस एक साथ बैठे हैं और दोनों स्नैक्स खा रहे हैं। उसे ये अच्छा नहीं लगता। तभी म्यू उसके पास आती है। उसे बोलती है कि मॉ, तुम्हारे और हैंक के बीच मुझे टेंशन वाले माहौल महसूस हो रही है। तुम दोनों अच्छे से बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम दोनों दोस्त हो तो तुम्हें बात करनी चाहिए। मॉ उसकी बातों के बारे में सोचता है लेकिन दूसरी तरफ काम के शेड्यूल देखकर 10 बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और हैंक को आइडिया आता है। वो मॉ से पूछता है अब तो 10 नहीं है, तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊं। लेकिन बॉस ये बर्दाश्त कैसे कर सकते थे। वो हैंक को अकेले में ले जाते हैं और सीधे शादी के लिए प्रपोज करते हैं। हैंक सोच में पड़ जाता है कि क्या जवाब दे बॉस को, पर बॉस तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे। वो उसे बताते हैं कि मेरी शादी यही हुई थी और मैंने सोचा है कि अगर दूसरी बार शादी करूंगा तो यही करूंगा और मेरी बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैं उसके ग्रेजुएशन तक वेट करूंगा और फिर उससे हमारे बारे में बात करूंगा। हैंक परेशान हो जाता है कि बॉस ने इतने आगे की सोच ली है। तभी होटल का ओनर वहाँ आ जाता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि उसे हटाना है, इसे हटाना है। बॉस उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है इस होटल को बेच रहे हो तुम। ओनर बताता है हाँ, अगले 1-2 महीने में ये बिक जाएगा और यहाँ एक शॉपिंग मॉल खड़ा हो जाएगा। मैं भी इसे बेचना नहीं चाहता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं मेरे। बॉस इस बात से काफी दुखी हो जाते हैं। शाम को हैंक बॉस के लिए बीबीक्यू बनाकर ले जाता है। दुखी बॉस उसे बोलते हैं मेरी शादी में भी उन्होंने बीबीक्यू ही सर्व किया था पर अब क्या फायदा। हैंक को उनके लिए बुरा लगता है। वो बॉस को चिल करने के लिए न्यू ईयर से आइडिया मांगते हैं और यंग न्यू ईयर अपने कॉलेज डेज के गेम उसे खेलने को बोलता है। सब बियर लेकर बैठ जाते हैं और वो एक एक स्टिक सबको उठाने के लिए देता है और जिसके स्टिक में किंग लिखा हुआ होगा वो दूसरे किसी भी नंबर वाले को कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं, वो मना नहीं कर पाएगा। गेम शुरू होते हैं और हैंक को किंग मिल जाता है। वो दूसरे नंबर वाले को ऑर्डर देता है और वो दूसरा नंबर बॉस निकलते हैं। बॉस को पूरी बोतल बियर पीनी पड़ती है। इसके बाद न्यू ईयर की बारी आती है। वो भी दूसरे नंबर को अपने सीक्रेट बताने के लिए कहता है और वो नंबर भी बॉस का ही निकलता है पर सब उन्हें सीक्रेट बताने से मना कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है म्यू की।
वो हेंग का नंबर पता करती है और चुपके से मो के नंबर देख लेती है। फिर दोनों को 5 मिनट के लिए अकेले में बात करने को कहती है। मो और हेंग टेंट में आ जाते हैं, पर मो उससे बात नहीं करता। हेंग उसे बोलता है कि मो पूरे 5 मिनट तुम ऐसे ही चुप रहोगे क्या? और फिर वो बॉस के बारे में उसे बताता है कि उन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया है। मो उसे कांग्रेचुलेट करता है, पर हेंग स्ट्रेस में था। मो उसे बोलता है कि तुम उन्हें पसंद नहीं कर रहे क्या? हेंग बताता है ऐसा नहीं है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैंने उन्हें बॉस से ज्यादा और कुछ नजर से नहीं देखा है। मो उसकी बातों से नाराज हो जाता है। उसे बोलता है, पर तुम मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए रेडी हो, 1 नंबर के सेल्फिश आदमी हो तुम। और वो नाराज होकर बाहर चला जाता है। तभी उन्हें टेन के कॉल आते हैं। मियो उसे बताती है कि वो शेड्यूल ही फॉलो कर रहे हैं और इसके बाद सबको पीने के लिए कहती है। सब बियर पार्टी करते हैं, लेकिन अगली सुबह हेंग जैसे ही आंखें खोलता है, सामने आधा नंगा मो उसे दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चीखते हुए उठ जाते हैं। मो रोने लगता है कि कल रात क्या हुआ होगा दोनों के बीच। वो बाहर पी रहे थे, फिर यहाँ कैसे? हेंग को याद आता है कि कल रात वो वीडियो बना रहा था, तो दोनों साथ बैठकर उस वीडियो को देखते हैं जिसमें दोनों मो के रूम में आते हैं। हेंग वापस अपने रूम जाने वाला था, पर मो से रोकता है और दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और मो उसके कपड़े उतारता है। ये देखते ही मो तुरंत वीडियो बंद कर देता है, उसे आगे नहीं देखने देता। पर उनके बीच क्या हुआ है ये जानने के लिए वीडियो तो पूरी देखनी ही पड़ेगी ना। हेंग वीडियो देखना चाहता था, पर मो नहीं। तभी बाहर से बॉस की आवाज आती है। मो और डर जाता है, क्योंकि बॉस ने उन दोनों को इस हालत में देख लिया तो वो मो को मार डालेंगे। वो हेंग को बाथरूम में छिपा देता है और गेट खोलता है। बॉस तुरंत अंदर आकर हेंग को ढूंढते हैं। मो ने बोलता है कि हेंग तो यहाँ नहीं आया है, पर कल रात कोई मेरे बालकनी में ताका झाकी कर रहा था। बॉस बालकनी में जाते हैं और मो हेंग को बाहर भेज देता है, लेकिन बाहर आते ही हेंग को मियो के ग्रुप दिखाई देते हैं। वो तुरंत छुप जाता है। अपने रूम से ऑपोजिट साइड वो भाग जाता है और इसी तरह से जहाँ भी वो जा रहा था, कोई ना कोई उसके रास्ते में आ ही रहा था। छुपते छुपाते भागते हुए वो छत पर पहुंच जाता है, लेकिन छत का डोर खराब था। वो अंदर से बंद होने के बाद खुलता नहीं था और इस तरह से वो छत में अटक जाता है। इधर बॉस काफी परेशान हो रहे थे कि उनका हैंगनी कहाँ गया। सबको उसकी तलाश करने के लिए कहते हैं और उधर ऊपर से हेंग अपने कपड़े नीचे फेंक कर उन्हें चीख चीख कर आवाजें देता है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। बॉस सीसीटीवी चेक करने को बोलते हैं, पर मो इस बात से अग्री नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो तो पकड़े जाएंगे। लेकिन इसमें उसकी किस्मत भी साथ दे जाती है। ओनर बताता है कि ये प्लेस वैसे भी बिकने वाला है, तो इसीलिए सीसीटीवी ठीक नहीं करवाया। मियो फिर हेंग के फोन में कॉल करती है तो रिंग मो के रूम से सुनाई देती है। मो बहाना बनाने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब मो के रूम में आ जाते हैं, पर मो तुरंत फोन बंद करके उसके ऊपर बैठ जाता है। सबको बोलता है कि रिंग शायद बगल वाले रूम से सुनाई दी होगी। सब उसकी बातों से अग्री होते हैं, लेकिन जैसे ही मो उठता है फोन नीचे गिर जाता है और सब उसे देख लेते हैं। बॉस उसे उठाने जाते हैं, तभी न्यू ईयर सबको बताता है कि हेंग के एविडेंस मिले हैं। सब भागकर वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाने से पहले मो हेंग को छत पर उछलते देख लेता है, पर वो उसे छोड़कर सबके साथ एविडेंस देखने चला जाता है। वहाँ हेंग के जूते, कपड़े और मोजे जमीन पर दफनाए हुए थे। शायद कुत्ता वहाँ लेकर गया था और बॉस उसे देखते ही चीख चीख कर रोना शुरू कर देते हैं। अपने हेंगने की ये हालत वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और जमीन खोदना शुरू कर देते हैं। वही मो मौका देखकर छत पर पहुंच जाता है, उसे अपना स्वेटर दे देता है। हेंग उसे नीचे चलने को कहता है, पर मो से मना करता है कि ऐसे चलोगे तो कोई यकीन नहीं करेगा और सारा ब्लेम मुझ पर ही आएगा। लेकिन फिर हेंग उसे बताता है कि डोर खराब है, वो बस अंदर से ही खोला जा सकता है, छत की तरफ से नहीं खुलेगा, इसीलिए तो मैं यहाँ अटक गया। मो उसे ये सुनकर डांटता है कि तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया। अब हेंग के साथ वो भी छत पर फंस गया था, पर शुक्र है कि वो फोन लेकर गया था। वो मियो को कॉल करता है, पर मियो तो बॉस के साथ जमीन खोदने में लगी थी। टेन भी हेंग की मिसिंग खबर सुनकर हॉस्पिटल से भागकर वहां आ जाता है। उसे भी हेंग की फिक्र हो रही थी। वो भी जमीन खोदना शुरू कर देता है, पर वो अटक जाता है और वो सब खुद में ही बिजी हो जाते हैं। उन्हें मो के कॉल सुनाई ही नहीं देते। ऊपर से मो के फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। अब दोनों के पास वहीं बैठकर वेट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थे। हेंग उसे बोलता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम्हारे साथ मुझे अकेले में कुछ टाइम मिले,
पर सोचा नहीं था वो इस तरह से होगा। और वो मो को सॉरी बोलता है, उसे बताता है कि अब समझ आ गया है मुझे कि तुम मेरे दोस्त अभी क्यों नहीं बनना चाहते। जैसे कि मैं अब बॉस को दोबारा सेम नज़र से नहीं देख पा रहा वैसे ही, पर मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम दोबारा मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन मो कुछ जवाब देता उससे पहले ही नीचे से उन्हें आवाजें आती है। हेंग नीचे झांकता है तो देखता है कि टेन को स्ट्रेचर पर लिटाकर सब ले जा रहे थे और टेन छत की तरफ देखकर बार बार बोल रहा था कि मेरी दादी मुझे बुला रही है। और जब सब उस डायरेक्शन में देखते हैं तो हेंग सबको दिखाई दे देता है। उसे देखते ही बॉस स्ट्रेचर फेंककर छत की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर हेंग को गले लगा लेते हैं। मो से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे। हेंग सबको बताता है मैं नशे में कल यहीं सो गया था और मो अब मेरी हेल्प करने आया था तो फंस गया। दरवाजा खराब था ना, इसीलिए हम दोनों अटक गए। और सब उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। मो ने बोलता है ऐसे कैसे यकीन कर लिया आप सबने। बॉस उसे बोलते हैं नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है और वो भूल जाता है। बॉस फिर हेंग के बैग पैक कर देते हैं। हेंग उनसे माफी मांगता है पर बॉस उसे बोलते हैं कि हेंगनी तुम गायब हुए, ये होटल बंद होने वाला है। ये सब दिखाकर यूनिवर्स मुझे कुछ संकेत देना चाहते हैं कि मैं तुम्हें और वेट ना करवाऊं। मैं अब अपनी बेटी को हमारे बारे में बता देता हूँ। हेंग उन्हें मना करता है कि अगर ऐसा हुआ तो सब गड़बड़। तभी ऑनर वहां आ जाता है। बॉस को बताता है कि अब उसे होटल बेचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हेंग को ढूंढने के लिए जहां उन्होंने खुदाई करी थी वहां उनके पूर्वजों के खजाने मिले हैं उन्हें। हेंग तुरंत इस मौके का फायदा उठाते हुए बॉस को बोलता है कि इसका मतलब अब आपको अपनी डॉटर को बताने की जरूरत नहीं है। उस शाम सब आउटिंग से वापस अपने घर आ जाते हैं। बॉस थोड़े दुखी थे। उनकी बेटी आउटिंग के बारे में पूछती है। बॉस बताते हैं सब सो था, लेकिन बेटी पूछती है पापा आप ठीक है? कल रात आपने 3 बजे मुझे कॉल किया था। बॉस को याद नहीं आ रहा था कि कब उन्होंने कॉल किया, पर दिमाग पे जोर डालने के बाद उन्हें याद आया कि कल रात जब वो पार्टी कर रहे थे तब हेंग और मो ने मिलकर उन्हें अपनी बेटी को बताने के लिए कहा कि उन्हें प्यार हो गया है। बॉस ये याद आते ही बेटी को बताते हैं कि वो बस गेम खेल रहे थे और हारने पर पनिशमेंट के तौर पर उन्हें प्रैंक करने को कहा गया था। बेटी ये सुनकर रिलैक्स हो जाती है, वरना उसे तो लगने लगा था कि पापा दूसरी शादी करने जा रहे हैं। बॉस अपने साथ हेंग के मोजे उठा कर ले आए थे। वो उसे पॉकेट से निकालते हैं और बेटी से पूछते हैं अगर वो सीरियस हो तो दूसरी शादी करना चाहे तो। वहीं दूसरी तरफ हेंग अपने घर तो पहुंच जाता है पर वो चाबी ही कहीं भूल गया था। तभी हेंग चाबी लेकर आ जाता है। कल रात हेंग चाबी उसके रूम में भूल गया था। वो हेंग को चाबी दे देता है और उसे बोलता है कि तुम श्योर हो मैं तुम्हारे घर में दोबारा शिफ्ट हो जाऊं? हेंग हाँ बोलता है। मो फिर उससे पूछता है कि जैसे तुम बॉस को देखकर डर जाते हो, मुझसे तो नहीं डरोगे? हेंग तुरंत बोलता है मैं डरूंगा भी नहीं और तुम्हें दूर भी पुश नहीं करूंगा। फिर मो उसके फॉरहेड पर किस करता है। उसे बोलता है कि ये लास्ट बार है जो तुम मेरे इस वर्जन को देख रहे हो, इसके बाद मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगा। और वो अंदर चला जाता है। हेंग बहुत खुश हो जाता है कि चलो फाइनली मो उसके घर वापस आ गया। तो इसी के साथ ओसान लव का एपिसोड 3 यहीं हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।